हेलो फ्रेंड्स 2020 का हम लोग वो कर लिए थे प्रीवियस ईयर पेपर। आज 2022 का करेंगे क्योंकि 2021 का पेपर उपलब्ध नहीं है, कहीं गूगल कहीं नहीं है। हमें लगता है शायद कोविड काल में था तो पेपर या तो ऑनलाइन हुआ होगा या तो पेपर नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए नहीं है। 2019 का तो है नहीं, तो 2021 का तो नहीं, तो अब 2022 का करते हैं। हम लोग 2020 कर चुके थे, चलिए 2022 देखते हैं। पहला क्वेश्चन वही बहुविकल्पीय से शुरू है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? कह रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन दिया है एक्स, सी, आई, एल। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? एल। अच्छा देखिए कह क्या रहा है। रोमन अंक तो आप लोग को पता होगा ना, एक डंडा, दो डंडा, फिर तीन डंडा, फिर एक डंडा, फिर वी फिर ऐसे करके सिंबल्स रहते हैं जिससे हम लिखते हैं नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 हम लिखते हैं अपना अंक में, ऐसे गणित में लिखते हैं, वैसे रोमन अंक में लिखते हैं जिसका अलग अलग क्या होता है? साइन होता है। पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे रोमन शब्द जब हम लिखते हैं तो भाई हमारे पास 8 9 ही तो हमारे पास वो हैं, सिंबल्स हैं, उसी से हमको तोड़ मरोड़ के या जोड़ जोड़ के लिखना होता है। अब जैसे हमको 10 लिखना है तो हम 10 में क्या लिख दिए? x। लेकिन अगर 20 लिखना है तो 10 और 10 20, 2 बार x कर दिए। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिंबल है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी उसको दोबारा नहीं लिख सकते। x लिख दो तो डबल बार x नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा संख्या? तो वो l है। देखिए 3 ही होते हैं, L, V और D। L मतलब 50, V मतलब 5 और D मतलब 500। इन दो को हम दोबारा नहीं लिख सकते, यानी किसी भी नंबर को हम LL लिखकर नहीं बना सकते। इन 3 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी इन 3 अंक को हम क्या करते हैं? दोबारा नहीं लिखते हैं कभी भी। ठीक है, इन 3 अंक को हमेशा हम क्या लिखते हैं? एक ही बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद में क्योंकि 50 के बाद सीधा क्या हो जाता है? 100 के लिए अलग अलग से सिंबल होता है, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डी के लिए फिर 500 के बाद 1000 का सिंबल होता है, तो इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम इनका सिर्फ एक ही बार वो करते हैं, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक ही बार सिर्फ हमको क्या करते हैं? इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी एल, वी और डी ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं, यानी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं। मतलब दोबारा यूज मतलब 2 बार साथ में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 7056 में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संख्या 7056 में अंक 5 और अंक 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल। अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, के स्थानीय मानों का गुणनफल, मानों का गुणनफल क्या है? देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 70560 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 500। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60। तो गुणनफल क्या होगा इनका? इनका गुणनफल क्या होगा? 500 × 60, 6 पंचे 30, 1 2 3 0, यानी 30,000 क्या हो जाएगा इनका गुणनफल। और यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? सही। आई होप समझ गए होंगे आप लोग।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 कह रहा है 0.5 का 4% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.5 का 4% कितना होगा। देखो 0.5 का 4% कितना होगा। 0.5 ऐसे लिखा रहने दो, गुणे 4%, मतलब 100 होता है, आपको बताया है, समझ में आया। 5 इसको गुणा कर दो, 5 चौके 20 बटे कितना हो गया 100। कितने बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो 100 हो गया। अब अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट पहले से है हमारा, एक डिजिट और बढ़ा दो 0.2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 0.02। देखो जब भी हम 100 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं या किसी भी ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे एक के बाद 0 0 हो, तो हम क्या करते हैं, जितना जीरो होता है उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं ऊपर। तो एक 2 जीरो है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक ही है तो एक डिजिट हम अपने मन से बढ़ा लेंगे, 0 और पॉइंट लगा देंगे। तो 0.0 यानी 100 से जब 2 को भाग करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का मासा, मासा कितना दिया है, दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है। पहली संख्या, एक संख्या या पहली संख्या 175 है। दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप लोग को पता है दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। पहली संख्या या एक संख्या कुछ भी लिख दो, पहली संख्या लासा कितना है 35, मासा कितना है, सॉरी लासा, लासा कितना है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 525, और मासा कितना है हमारा 35। पहली संख्या कितना है 175, 35 अक्कम 35, 35 पंचे 175, 5 से काट दो, 5 अक्कम 5, 5 अक्कम 5, 5 जीरो 50 25, यानी हमारा दूसरी संख्या कितनी आ गई 105। और ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या है, एकदम से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको हर सेट में लगभग करवाता हूं, तो आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्या कह रहा है, यदि x-2 बराबर 1 है तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का वैल्यू 2 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। देखो x-2 बराबर 1 है, 2 उधर लेके चले जाओ तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 3। नाउ क्या करोगे, 3x² में x की वैल्यू रख दो, 5x प्लस 2, x की वैल्यू रख दोगे कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 और प्लस 2, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो गया 27, 5 3 15 प्लस 2, 15 और 2 17 और 7 7 14 के 4, करिया 1 2 1 3 और 1 44, और 44 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही। बस कुछ नहीं किए हैं,
ये हमको इक्वेशन दिया हुआ था, समीकरण दिया हुआ था, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए, x की वैल्यू निकाल के यहाँ जो x है वहाँ पुट कर दिए, x की वैल्यू 3 है तो 3 कर दिए, 3 है तो 3 कर दिए, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, 5 तेईस 15 प्लस 2 15 और 27, 15 2 17, 17 और 27 44, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर 3 है, उसको 3 और कुछ मत समझ लेना। ठीक हो गया। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, ये तो बहुविकल्पीय हमारा हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 देखते हैं। 6 6.6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखो बस जोड़ना है, पॉइंट वाला जोड़ आना चाहिए आपको। देखो सबसे जो बड़ा है उसको ऊपर लिख लो 6.666 को, फिर उससे छोटा वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, जो बचा 6, जो कुछ नहीं बचा 0 बढ़ा दो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, पीछे कुछ नहीं है 0 बढ़ा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा 6 है तो 6 पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 6 के बाद पॉइंट 6 ही रह जाएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़, बीच में प्लस यानी जोड़ना है, 6 0 6, 6 6 12 के 2 कैरी आया 1, 6 6 12 6 18 1 19 के 9 कैरी आया 1, 6 6 12 6 18 6 24 और 1 25, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25.92, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए, 60 का बना के दुगना कर दो। ठीक, देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 120 अंक का कोण बनाना है, अंश का कोण बनाना है, तो ये मान लो a है, ये मान लो b है, प्रकार में कोई भी दूरी भरो, एक चाप लगा दो, ऐसे कोई भी दूरी अपने मन से, इसी से यहाँ लो और यहाँ एक चाप लगा दो, और इसी से यहाँ लो, यहाँ एक चाप लगा दो। ठीक है, ये थोड़ा दूरी पे आना चाहिए, यहाँ से यहाँ लो, यहाँ एक चाप लगा दो, और इसको जो काटेगा, ये जो बनेगा एंगल, ये क्या होगा 120 का एंगल बनेगा। ठीक, क्या करना है आप लोग समझ गए होंगे, यहां से तो कोई भी दूरी ले लो प्रकार में और एक ऐसे चाप लगा दो, फिर वही दूरी चेंज नहीं करना है, इस पर रखो एक कट यहां लगा दो चाप, और फिर उसी प्रकार को यहां रखो एक कट और लगा दो, जो दूसरा कट इस कट को काटेगा उसी को क्या कर दो, मिला दो, 120 डिग्री का क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। 8वां आयत की, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 8, आयत की लंबाई 50 मीटर है, लंबाई कितनी है 50 मीटर, उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 180 मीटर, 180 मीटर परिमाप है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल बताओ। देखो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमको कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, 2 लंबाई 50 है प्लस b ऐसे 2 से काट दो, 2 9 18 0, 50 प्लस b, 50 इधर ले आओ तो 90 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा b, यानी b बराबर हो गया 40। ठीक, b बराबर हो गया 40, b बराबर कितना हो गया 40। हमको चाहिए क्षेत्रफल, हम b निकाले क्यों, क्योंकि भैया हमको क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों चाहिए, हमारे पास लंबाई ही थी चौड़ाई नहीं थी, इसीलिए चौड़ाई निकालना पड़ा। लंबाई हमारी 50 पहले से तैयार है, और ये चौड़ाई आ गया 4, और 5 चौके हो गया 20, 2 0 और बढ़ा दो 2000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में यहाँ भी मीटर होगा यहाँ भी मीटर होगा, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। 9वां कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण
लिखो कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। कोटि पूरक कोण का डेफिनेशन लिखो पहले। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण 30 + 60 बराबर कितना हो जाएगा? 30, 60 2 ले लो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। कैसे फिगर बनेगा इसका देखो, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर कितना आ जाएगा? 30 + 60 बराबर, और यही बता रहा है कि यही क्या होते हैं? कोटि पूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक भी आपसे पूछ सकता, तो अभी आप बता देंगे। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4। और क्या कह रहा है? और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 2 3। योगफल क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी भैया, 1000। 1 2 3 4 क्या जोड़ दो? 100। 9 9 9 1 10 9। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही हमसे पूछ रहा था। आसान सा सब तो क्वेश्चन है। 11वां, ये देखिए 11 वाला जो क्वेश्चन है, कुछ है नहीं भैया, इसमें कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में सब एक एक 2 2 लाइन के क्वेश्चन होता है। बस ये कि छोटी छोटी चीजें आपको, बहुत जो बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए। 11 देखिए, 11 कह रहा है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी की मात्रा। ठीक, देखो कुल पानी पहले लिख लो, टंकी में कुल पानी कितना लीटर है? 1000 लीटर है। ठीक, 1 घंटे में क्या है? एक रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी कम हो जाती है। 1 घंटे में पानी की कमी, 1 घंटे में कितने पानी की कमी हुई? 10%। किसका 10%? इसी का तो, 1000 का 10%। ये ध्यान रखना,
10% पानी कम हो जाता है 1 घंटे में, तो किसका 10% कम हो जाता है भाई? जो पानी रहेगा उसी का तो 10%, तो इसका 10% कम हो जाता है, यानी 1000 का 10%। 10 से 10 से, यानी 100 लीटर पानी क्या होता है 1 घंटे में कम हो जाता है। 1 घंटे बाद बचा पानी, शेष पानी क्या हो जाएगा? 1000 लीटर था, 100 लीटर अपना खत्म हो गया, तो 900 लीटर पानी क्या होगा? बचेगा। भाई 1000 लीटर था, 1000 का 10%, यानी 10% पानी 1 घंटे में खत्म हो गया, तो 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा? 1 घंटे बाद 900 लीटर बचेगा, फिर 1 घंटे बाद 100 कम होगा, 800 बचेगा, फिर 1 घंटे बाद 700, फिर 1 घंटे बाद 800, ऐसे करके कम हो रहा है। अगर 10% के रेट से घट रहा है तो नहीं 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 नहीं, अगले घंटे में क्या हो जाएगा? 90 ही बचेगा ना फिर, क्योंकि 900 का फिर 10% निकालेंगे, और 900 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 900 का 10% निकालेंगे ना, 90 लीटर बचेगा। ठीक, उसके बाद में 9 का 10% निकालेंगे, तो इसी स्पीड से घट रहा है, यानी 900 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांड दिया हुआ है। देखिए, अगर पिक्टोग्राफ आ गया बनाना तब तो आसान है, बार ग्राफ आ गया तो थोड़ा कठिन है, और अगर पाई चार्ट आ गया तो बहुत कठिन है। बहुत कठिन कठिन कुछ नहीं है, मतलब उससे कठिन। टीवी की ब्रांड दिया है ए, बी की संख्या 20 है, सी की संख्या 15 है, डी की संख्या 15 है, और ई की संख्या 10। देखिए, अब कभी भी ऐसे दिया हो और कह रहा हो कि पाई चार्ट बनाओ, तो सबसे पहले हम इसका सेंटर्ड एंगल निकालते हैं, केंद्रीय कोण निकालते हैं, क्योंकि पाई चार्ट सर्कल में बनता है, तो इसका हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। और केंद्रीय कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर हमको केंद्रीय कोण निकालना है तो हम सबसे पहले निकालेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालेंगे, क्या होता है? श्रेणी का मान बटे कुल मान गुणे 360, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। अच्छा, कुल मान कितना है इसका? टोटल संख्या कितनी है? 40 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10। देखो, 40 20 60, 60 और 15 30, 90 और 10 100, टोटल मान 100 है। तो ए के लिए हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का श्रेणी का मान कितना है? 40, कुल मान कितना है? 100, 360। जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 चौक 24 के 4 करिया है 2, 4 3 12 2 14, 144 डिग्री। बी के लिए हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बी का मान कितना है? 20, कुल मान कितना है? 100, 360। ये तरीका है निकालने का भाई। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 36 दूना 72 डिग्री आ गया है। सी का अगर हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 15, 15 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 गुणे 360, बराबर कितना हो जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 2 18 36, 18 तेई 54। और अगर डी का भी 15 है तो डी का भी 54 हो जाएगा। ई का निकालेंगे तो 10 अपॉन 100 गुणे 360, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, कितना आ गया? 36 डिग्री।
अब जब ये सेंट्रल एंगल निकल आए तो हमको ये ऐड करके देखना पड़ेगा कि ये 360 ही होना चाहिए, क्योंकि हमको सर्कल को ही बांटना है इस पूरे फेज में। तो 144 और 72, 4 2 6, 7 4 11 और 1 1 2, 4 2 6, 7 4 216, 216 और 50 50 100 316, 316 और 4 4 8, 16 और 8 8 4 16 और 8 24, 8 6 24, 24 यानी 324, 324 और 30 354, 354 और 6 360, यानी 360 हमारा एंगल सही है। अब हम करेंगे क्या, पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ठीक। यहां केंद्र रखेंगे सेंटर, भाई बिना सेंटर के तो सर्कल बनेगा नहीं। एक अपने मन से त्रिज्या खींच लेंगे, ये O है, इसको कर देंगे हम, ठीक है। यहां रखेंगे हम प्रोटेक्टर, ठीक, प्रोटेक्टर चांदा रखेंगे, चांदा का जो पॉइंट होता है यहां रखेंगे इसी लाइन के सापेक्ष, और 144 डिग्री हमारा लगभग कहाँ बनेगा, यहाँ 144 120 144 डिग्री लगभग लगभग ऐसे आएगा। तो 144 पर एक निशान लगा देंगे, ठीक, ये हो गया। फिर चांदा रखेंगे और कितने एंगल कितना बना देंगे, 72 एंगल का बना देंगे। फिर रखेंगे एक 54 का बना देंगे, फिर रखेंगे एक 54 का बना देंगे, और फिर एक 36 का। कितना बन गया, ABCDE, ABCDE। अच्छा ये ध्यान रहे कि ये जितना एंगल है ये सब एंगल का सम 360 आना चाहिए, यानी एंगल कोई भी दिक्कत ना करे। तो आप प्रोटेक्टर रख के आराम से एंगल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 40, तो ए हमारा क्या है यहाँ पर 40 है। बी की वैल्यू कितनी है, 20, तो बी हमारा एंगल, बी का एंगल कितना आया है, 72। अब हम मान लिए 72 है तो 72 20। सी की एंगल कितनी है, 54, तो सी हमारा 15 ए बी और 15 ए बी। और ई हमारा कितना है, 10। वैसे 54 से ज़्यादा बड़ा तो 36 लग रहा है, 36 को थोड़ा छोटा करो, 54 को करो बड़ा ना। अब मैं नाप के नहीं बना रहा हूं, तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। 6 से 10, 1 2 3 4 5, कहाँ कितना आ गया यार, ठीक है। इसी तरह बनेगा भाई, बस ये ध्यान रखना कि एंगल क्या बने जाए, परफेक्ट बन जाए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा। मेन काम ये निकालना होता है। जैसे आप एंगल निकाल ले, प्रोटेक्टर रखेंगे, चांदा चांदा रख के सारे एंगल बना देंगे सर्कल में, एंगल बना के लाइन खींच देंगे, एक लाइन आप पहले एक त्रिज्या खींच लेंगे, एक को इसी से बना देंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 हो गए। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, श्रेणी का मान बटे कुल मान। यही होता है पाई चार्ट, किसके उसमें कितना हिस्सा आता है। 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति अपने आय का 1% 4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, व्यक्तिगत खर्च कितना है, व्यक्तिगत ना, व्यक्तिगत सही तो है यार, व्यक्तिगत खर्च, आदमी का व्यक्तिगत खर्च कितना है, 1/4 भाग, यानी वो 1 रुपया मान लो कमाता है, तो 1/4 क्या कर दिया वो, मान लो 1 रुपया वो कमाता है, तो 1 मिनट यार, ऐसे कर ले, माना व्यक्ति की कुल आय, एक है, व्यक्तिगत खर्चा के लिए कितना निकालता है, व्यक्तिगत खर्च उसमें कितना करता है, 1/4 भाग, 1/4 भाग खर्च कर देता है। 1/2 भाग घरेलू खर्च, घरेलू खर्च में क्या लगाता है, घरेलू खर्च 1/2 भाग, तथा 1/2 बच्चों की शिक्षा। अच्छा बच्चों को पढ़ा भी रहा है, सोचो 1 रुपए में बच्चों की शिक्षा, ये एक भाग है, रुपया नहीं है, बच्चों की शिक्षा, उसमें कितना कर रहा है, 1/5 भाग, समझ रहे हो।
तो उसके पास कितना भाग बचा, तो बचा भाग, अच्छा कुल खर्च निकाल लो पहले, कुल खर्च कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, इन सबका एलसीएम ले लो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 प्लस 2 दम्मा 20, 10 प्लस 5 हो गए 20, 4 5 4 9 10 19, यानी 19/20 भाग ये खर्च कर देता है, तो बचा भाग कितना होगा, कितना बचाया, बचा, अरे बच्चा नहीं बचा भाग यार, बचा भाग भैया 1 रुपया कमा रहा था उसमें से खर्च कितना कर दिया रहा है, 19 रुपया खर्च कर दे रहा है, 19 रुपया मतलब 19/20 रुपया, यानी एक भाग मान लो 100 रुपया कमा रहा था तो 100/20 भाग क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, 100/20 कितना होगा, 2 जीरो जीरो कट गया, 2 पंचे 10, यानी 5 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना, तो 20 माइनस 19/20, यानी 1/20 भाग वो क्या कर रहा है, अपना शेष बचा ले रहा है। तो हम मान लिए कि व्यक्ति का कुल आय 1 है, ठीक है, 1 रुपया मान लो, 100 रुपया मान लो, कुछ भी मान लो, हम एक भाग मान ले रहे हैं, ठीक, 1 है, कुछ रुपए है उसके पास, 1 मान लो तुम, 2 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो इतने रुपए है उसका 1/4 भाग यानी 1/4 भाग ये क्या करता है, व्यक्तिगत खर्चे के लिए है, और उसका आधा भाग घरेलू खर्चे के लिए निकाल देता है, और बच्चों की शिक्षा के लिए 1/5 भाग निकाल देता है, कुल खर्च इसका हो जाता है 19/20 भाग ये क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 1/20 भाग कितना है उसका बचा हुआ है, ठीक है, और 1/20 भाग 19/20 को जोड़ो तो 1 आना चाहिए ना, जितना खर्च किया और जितना बचाया उसको जोड़ो तो कितना आना चाहिए, जितना कमाता है उतना आना चाहिए, जोड़ो, देखो देखो, 1 प्लस 19, 19 से क्या होता है 20/20, 1 आ गया, नहीं आ गया, यानी जितना कमाया था उतना उसका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। चौदह कह रहा है, 14 कह क्या रहा है, इक्वेशन दिया उसी को सॉल्व करना है, 121 भागे 16 बड़े ब्रैकेट में माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 5 सॉल्यूशन, 121 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 माइनस 3 गुणे, अब सीधा सा पता है कि पहले छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, तो 9 में 5 गया, कितना बचा 4, अब बचा बराबर 121 डिवाइडेड बाई 16 माइनस, पता है ना 14 माइनस 3 पहले गुणा होता है, तो 14 और माइनस 3 12, अभी भी लगा रहने दो, 121 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 में 12 आ जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 ऐसे रहने, 121 डिवाइडेड बाई 14 में 2 गया, 16 में 2 गया, कितना बचा 14, यानी 121 को भाग कर दो 14 से तो बटे 14 लिख दो, और 14 से 121 को भाग कर दो तो कितना आ जाना चाहिए, 14 अट्ठे 112, 8 चौक 32 के 2 करिए 3, 8 कम 8 3 11, तो 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी कितना आ गया 8 सही 9/14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, वही काम, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट फिर जो बाहर है उसको, 14 हो गया, 15 15 15 15 करते हैं, 15 कहाँ गया, पंद्रह करते हैं, देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी, ठीक, इसका परिमाप दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है
12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं का योग होता है। और सबकी सबकी भुजाएं क्या है? ए हम मान लिए ए, तो ये सब बराबर बराबर है, तो यानी ए प्लस ए। भाई जो ऐसे कर लो, ना समझ पाओ क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये जब हम मान ही रहे हैं तो ए बी भी ए होगा, ए सी भी ए होगा, बी सी भी होगा, क्योंकि सारा क्या होता है? बराबर भुजा होती है। तो 3a बराबर कितना हो गया? 12, 3 चौके 12, तो ए बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर ए निकल आया, यानी इसकी एक भुजा निकल आई। और जो एक भुजा होगी वही दोनों भुजाओं और होगी, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला दोनों याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो याद है ना, परिमाप तो बताए थे त्रिभुज का, सारे त्रिभुज का परिमाप एक ही होता है, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग होता है। 3/4 अपान ए स्क्वायर, 3/4, ए की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, 3/4, 4 गुणे 4, 4 से 4 कट गया, यानी 4√3 क्या होगा? आंसर हमारा, सॉरी 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्षेत्रफल ही हमसे पूछ रहा था, क्षेत्रफल निकाल दे। 4 और √3 का गुणा क्या होगा? 4√3 होगा। ठीक, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का गुणा हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर रेशनल नंबर 0 है तो, अगर रेशनल नंबर 0 नहीं है तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो 4√3 हमारा क्या होगा? आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब जैसे ये आसान क्वेश्चन नहीं है, जो 15 क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब कह दिया समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो अगर आपको ये पता है कि त्रिभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। और अगर समबाहु त्रिभुज, तभी आपको पता है कि क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तभी इसकी एक भुजा निकाल पाएंगे, और जब भुजा निकालेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। दूसरा, हमको क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। किसके क्षेत्रफल का? त्रिभुज के क्षेत्रफल का नहीं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है, और इसकी हम भुजा निकालें 4 का स्क्वायर करें। तो ये देख, मतलब है क्या कुछ इस सवाल में? कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको 2-3 चीजें नहीं पता है, यार यही बेसिक चीजें होती है, अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता तो फिर नहीं लगेगा क्वेश्चन, ऐसे बैठे रहेंगे मुंह भाई, एकदम पक्का है नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या कह रहा है? x बराबर 1 है, अगर पहले ही बता दिया है x बराबर 1 है, तो कुछ कह रहा है उसका मान फाइंड करो। 3 इंटू, अब समझ में नहीं रहा कि ये इंटू है या x है, क्योंकि ऐसे ही लिखा है, तो इंटू मान लो, चाहे बात बराबर ही होगी। 4x - 5 + 3। अच्छा, अगर हम इसको x ही मान ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू रख दो, 3 × 1 हो जाएगा, फिर 4 × 1 हो जाएगा -5, 3 × 1 3 हो जाएगा, 4 × 1 4 - 5 + 3, 4 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 × -1, 3 × 3 कितना हो जाएगा? -3, -3 और +3 काम खत्म, 0। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। अगर x बराबर 1 है तो 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? हमेशा क्या मतलब 0 आएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 को क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, आयत की लंबाई क्या है पहले बताओ? आयत की लंबाई, अब यही है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आयत की लंबाई है 8 मीटर, सब कुछ मतलब आपसे रिलेटेड। और चौड़ाई कितनी है? अभी आयत की चौड़ाई लिख रहे हैं, आयत की चौड़ाई कितनी है? कितना है यार? 2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब क्षेत्रफल आप लोग को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, L × B, लेंथ × ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा? 8 × 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल है कि परिमाप है? वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ही लिख लो।
ठीक, वर्ग का भुजा दोनों कह रहा है बराबर है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये दोनों बराबर है। कौन, भुजा स्क्वायर बराबर है किसके, 16 के। और भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो भुजा बराबर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। और शायद यही हमसे पूछा है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, भुजा आ गया हमारा, अब वर्ग का परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू 4, 4 ही तो आया है, बराबर 16 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, परिमाप भी आ गया। 4 ही भुजा आया है तो इसका क्या आ गया, परिमाप। इसका क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप लोग, फिर से देख लीजिए। आयत की लंबाई हमें दी हुई थी, आयत की चौड़ाई हमको दी हुई थी, तो हम क्षेत्रफल निकाल ले, कितना गया 16 सेंटीमीटर। क्यों क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल तो हम आयत का क्षेत्रफल तो हम निकाल लिए, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। जो वर्ग की भुजाएं होती है उन्हीं का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो और कह रहा है दोनों बराबर है, तो हम भुजा स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कर दिए किसके, आयत के क्षेत्रफल के। तो भुजा स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, 16 का रूट 4 होता है, तो भुजा स्क्वायर। ठीक, तो भुजा स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, भुजा बराबर आ गया 4। लेकिन पूछा हमसे भुजा नहीं है, पूछा हमसे परिमाप वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है, 4 इंटू भुजा होती है। 4a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 इंटू 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी 18 की तरफ। अट्ठारह कह रहा है सरल कीजिए, इसको सरल करो, मतलब वो कीजिए लिखा है, सरल करो। कहाँ क्या क्या सरल करवाने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है देखिए, -12/30 डिवाइडेड बाई, देख ले भाई डिवाइडेड है या प्लस है, डिवाइडेड है 3/5 प्लस 8/10। अब देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, पता ही है, तो -12/30। जब भी डिवाइड करते हैं तो गुणा लगता है, ये पलट जाता है, 5/3 हो जाएगा, प्लस 8/10 को ऐसे रहने दो बेचारे को, काट दो, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटता है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो -4/6 हो गया, प्लस 8 कितना हो गया 10। तो इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तेई 6, तो -2/3, इसको भी काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, प्लस 4/5, 5 है, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 पचे 15, 5 दूनी -10, प्लस 5 तेई 15 और 4 तेई 12, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2/15 हमारा आंसर आ गया। प्लस साइन लगेगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो 2/15 क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -4/6 गुणे -8/10 -16/30, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इसको भी ऊपर नीचे कहा सकते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 15 ही। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, -2/3 गुणे -4/5 -8/15, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, 5 तेई 15 -8/15, 8 - 8 बराबर 15। भाई डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो ऊपर नीचे घटा सकते। 8 में 8 गया 0/15, 0 से किसी को भी भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 हमेशा आंसर आएगा, 0 हो गया। अब चाहते तो यहाँ भी काट सकते थे, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस और प्लस कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से।
छोटी छोटी चीज़ें। आप चाहे इसको ना काटें, डायरेक्ट गुणा करें, फिर लंबा सॉल्व करें, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। काट दे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं जब मल्टीप्लीकेशन हो तो। ये बिल्कुल नहीं काट सकते कि 8 2 चौके 8 और 2 15 30, इसको इससे कर दे, नहीं। प्लस में और एडिशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सब नहीं होता है। जब गुणा रहेगा तभी करेंगे, गुणा रहेगा तभी ऐसे क्रॉस में कटता है, ठीक है। गुणा रहेगा तभी क्रॉस में कटता है। इसको हम ऊपर नीचे काटे हैं, यानी ये जो बटे में 16/30, ऊपर नीचे तो कटेगा ही ना। 2 8 16 2 15 30, इस तरह उधर वाला काटे हैं। ये नहीं कि इससे इसको नहीं काटे हैं, कटेगा भी नहीं, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।